हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जीएस के। ठीक है दोस्तों, और यह प्रश्न जो है आपके आने वाले सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो या फिर वीडियो का एग्जाम हो, ठीक है, सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक बार शुरू करते हैं फिर से। तो हमारा दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, छठे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने वो कौन थे? तो दोस्तों, छठे लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है वह 1977 से 1982 के बीच का है। ठीक है, और दोस्तों इनके बारे में एक खास बात और है, यह एकमात्र, यह ओनली है जो निर्विरोध, ठीक है दोस्तों, जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों वह नीलम संजीवा रेड्डी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं वो जीवी मावलंकर हैं। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। जीवी मावलंकर जो हैं वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है, जीवी मावलंकर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं, 0 डिग्री चैनल भी हमको यहाँ पे याद रखना है। जो 0 डिग्री चैनल है वह इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में है 0 डिग्री चैनल। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 9 डिग्री चैनल दोस्तों है, ये है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल भी दोस्तों आपको याद रखना है, यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है, ये 3 चैनल भी आपको याद रखने हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो दोस्तों जो कलिंग का युद्ध था वह 261 बीसी में लड़ा गया था। और दोस्तों यह जो युद्ध था यह अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण करके किया था। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, कलिंग पर आक्रमण कब किया गया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था। और दोस्तों अपने राज्याभिषेक जो से पहले जो अशोक था वह उज्जैन का राज्यपाल था। ये भी आपको याद रखना है, इससे पहले यह उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, और दोस्तों इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। ये भी आपको याद रखना है, कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में युद्ध का वर्णन मिलता है। दोस्तों अशोक का एक द्विभाषी अभिलेख भी है जिसको शेर ए कुना या कंधार अभिलेख के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह द्विभाषी है, 2 भाषाओं में लिखा गया है, ग्रीक और अरमाइक दोनों लिपियों में ये अभिलेख हमको मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर ए मैसूर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए थे, आपको वो युद्ध याद रखने हैं जिसको हम एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं या आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767 से 69 के बीच में। ठीक है, ये जो युद्ध था दोस्तों ये है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था और यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त भी हो गया था। दूसरा जो युद्ध हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वो 1780 से 84 के बीच हुआ था और यह मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। दोस्तों तीसरा युद्ध था जो 1790 से 92 के बीच में हुआ था और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। चौथा जो दोस्तों युद्ध था वो 1799 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम के किले में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों
जो टीपू सुल्तान के संबंध थे फ्रांसीसियों से बहुत अच्छे थे, और इसने मैसूर और फ्रांसीसी मित्रता का प्रतीक एक स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था, ये भी आपको याद रखना है। ये इसने स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था श्रीरंगपट्टनम में, और साथ ही साथ दोस्तों इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना में भी सहयोग किया था। ठीक है दोस्तों, जैकोबिन क्लब की स्थापना में भी इसने क्या किया था, सहयोग किया था फ्रांसीसियों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। डिश वॉशर का आविष्कार किसने किया है? डिश वॉशर दोस्तों बर्तन धोने वाली मशीन के लिए बोला जाता है, ठीक है, और इसके जो आविष्कारक हैं वो जोसेफिने कोचरन है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी सिस्टम पर कार्य करने वाले टॉर्कों का वेक्टर योग शून्य है तो वस्तु किस अवस्था में होगी? तो दोस्तों वह टॉर्क की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये घूर्णन अवस्था के लिए आता है। ठीक है, तो यह घूर्णी संतुलन की अवस्था में होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है, जो कोणीय त्वरण है वो शून्य हो जाता है, कोणीय त्वरण शून्य हो जाता है। ठीक है, और जैसे इसके हम कई सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे दरवाजा को खुलना या बंद होना, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, जो पंखा अपने आप घूमता है, ठीक है, वहां पर भी दोस्तों वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की स्टेज में होता है, यानी कि वो घूर्णी संतुलन की अवस्था में होता है। ऐसी अवस्था में हमको किसी फोर्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का मूल 1950 ठीक है संविधान में संरक्षित है, ये कहाँ पे संरक्षित है? द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन, तो दोस्तों यह है पार्लियामेंट हाउस में सुरक्षित रखा हुआ है, जो मूल संविधान है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों यह जो संविधान है यह एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, एक शोकेस में है, इसमें हीलियम गैस भरी हुई है ताकि इसमें सीरन वगैरह ना आए, इस वजह से। ठीक है, अब दोस्तों आप ये भी जानते होंगे जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, और जो पहले स्पीकर थे लोकसभा के वो कौन थे? अभी मैं आपको बता चुका हूं ऊपर, वो है जीवी मावलंकर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जीवी मावलंकर। इसके अलावा दोस्तों संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यदि पूछता है आपसे तो वह अंबेडकर जी हैं। संवैधानिक सलाहकार यदि पूछेगा तो वह BN राव हैं, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक आम उच्च न्यायालय की स्थापना किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो यह संबंधित है द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से। ठीक है, अब दोस्तों अनुच्छेद 231 ये कहता है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट की रिट निकालने की शक्तियां हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये अनुच्छेद 32 में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना होगी। ठीक दोस्तों, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, और उसके लिए राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद करता है। ठीक है, इसकी शपथ जो होती है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वो राज्यपाल के द्वारा होती है। जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष की उम्र तक होता है। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी है दोस्तों वह 2,50,000 है, और अन्य न्यायाधीशों की सैलरी 2,25,000 रुपये होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो दोस्तों पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जो खेला गया था वो 1877 में खेला गया था, और दोस्तों यह जो मैच था यह है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी। ठीक है, और दोस्तों यह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में। यदि मैं बात करूं पहला ODI, तो पहला ODI भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था 1971 में, और ये भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। ठीक है, अगर दोस्तों भारत के पहले ODI की बात करें तो यह खेला गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम
अहमदाबाद में। ठीक है, यहाँ पर खेला गया था। और यह है भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था दोस्तों पहला ओडीआई। ठीक है, और इसमें जो भारत के पहले ओडीआई कैप्टन थे वो थे अजीत वाडेकर। ये भी आपको याद रखना है, अजीत वाडेकर भारत के पहले एक दिवसीय मैचों के कप्तान थे। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं आपसे पूछूं भारत के लिए पहले डबल सेंचुरी वनडे में किसने मारी है, ठीक है, तो वह किसने मारी दोस्तों? सचिन तेंदुलकर ने मारी है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और 2010 में मारी थी पहली डबल सेंचुरी वनडे क्रिकेट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आगे। मायोपिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? मायोपिया निम्नलिखित अंगों में से किसे प्रभावित करती है? तो दोस्तों मायोपिया जो होती है वह आंखों को प्रभावित करती है। ठीक है, यह क्या होती है दोस्तों? यह निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश नेम है। ठीक है, इसमें दोस्तों पास की वस्तुएं तो व्यक्ति को साफ साफ दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में, लेकिन जो दूर की वस्तु है वह स्पष्ट नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता दोस्तों? इसमें जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो बीमारी होती है उसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, उसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दोस्तों यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी शवदाह स्थल को शक्ति स्थल के रूप में नामित किया गया है? ठीक है दोस्तों, ये समाधि स्थल को बताया पूछ रहा है। ठीक है, तो किसका समाधि स्थल है दोस्तों? यह समाधि स्थल है शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है, नई दिल्ली में यह है। बात करें दोस्तों महात्मा गांधी का, तो उनका जो समाधि स्थल है उसको हम राजघाट बोलते हैं, ये भी दिल्ली में ही है। नेहरू जी का समाधि स्थल शांतिवन। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इनका विजय स्थल है। इनका जो समाधि स्थल है इसको हम विजय स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जानते हैं। अंबेडकर जी के समाधि स्थल को हम चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में है ये। राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल है उसे हम महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं, यह पटना में है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च स्थित किस शहर में स्थित है? ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इसका हिंदी नाम है। तो दोस्तों यह स्थित है कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वह इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, तो यह दोस्तों चौका घाट में स्थित है और यह पड़ता है वाराणसी में, बनारस में। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों कोयम्बटूर में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। और भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों करनाल में है, करनाल हरियाणा में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा जो स्थित है वह सिक्किम में स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं बात करूं भारत के सर्वोच्च शिखर की, तो उसका नाम है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो वह महेंद्रगिरी है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो दोस्तों वह अनाईमुड़ी है। ठीक है, अगर नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो दोस्तों वह कौन सी है? दोदा बेट्टा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों वह है सैडल पीक, ये भी आपको याद रखना है। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों पारसनाथ हिल है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर,
सतपुड़ा की धूपगढ़, ठीक है, और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों नोकरेक है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। किस तीर्थ शहर में दुनिया का सबसे लंबा गलियारा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम में स्थित है, तमिलनाडु में ये जगह पड़ती है। इसकी उत्तर से दक्षिण जो लेंथ है वह 197 मीटर की है, ठीक है, और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो 133 मीटर चौड़ा है, ठीक है, 133 मीटर चौड़ा है। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि भी है ना, और भारत और श्रीलंका के बीच में एक एडम ब्रिज है जिसको हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों पंबन द्वीप, ठीक है, इसी पर रामेश्वरम स्थित है, पंबन द्वीप पर, और यह इसी एडम ब्रिज का हिस्सा है। एडम ब्रिज की शुरुआत दोस्तों धनुषकोडी नामक एक स्थान से होती है, ठीक है, धनुषकोडी से इसकी शुरुआत होती है एडम ब्रिज की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपको ये याद रखना है क्योंकि तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु के तट को दोस्तों क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है? विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों हम्पी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। सोमनाथ मंदिर दोस्तों गुजरात में है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में स्थित है और काशी विश्वनाथ वाराणसी में स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पनामा नहर प्रशांत महासागर को किस सागर से जोड़ती है? तो दोस्तों जो पनामा नहर है वह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों एक दो जल संधियां और हैं, ठीक है, पनामा नहर के अलावा। जैसे अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि बाब अल मंदेव, दोस्तों याद रखना बाब अल मेंदेव यह जल संधि किस किस के बीच स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों यह स्थित है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि है दोस्तों बाब अल मेंदेव। जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, या ये कह लें कि यह स्पेन को मोरक्को से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा डेविस जल संधि है जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो आप किस भारतीय शहर में हैं? ठीक है दोस्तों, यह अभी अभी चेंज हुआ है और इसका सही उत्तर है हुबली कर्नाटक। इससे पहले दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था वह गोरखपुर था दोस्तों। कहाँ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था, ठीक है, जिसका स्थान अब हुबली कर्नाटक ने ले लिया है। अब यह वर्ल्ड का सेकंड सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है गोरखपुर वाला, ठीक है। अब वर्तमान में जो हुबली है वह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई के प्रतीक पर कौन सा जानवर अंकित है? तो दोस्तों आरबीआई के प्रतीक पर आपको शेर का चित्र मिलता है, ठीक है, सॉरी शेर का नहीं बाघ का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाघ, ठीक है। अब दोस्तों आरबीआई की जो स्थापना होती है वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर होती है, ये भी आपको याद रखना है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। 1934 का एक अधिनियम था, उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। ये डेट आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल 1935। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है, ठीक है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1 जुलाई 1949 को किया गया था, ये भी याद रखना है, 1 जुलाई 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑशबोर्न स्मिथ हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, आई होप आपको पता होगा, ये इंदिरा गांधी, ठीक है। अगर इंदिरा गांधी की दोस्तों मैं बात करूं तो इनका जो कार्यकाल था वह 2 बार, मतलब 2 टाइम पीरियड में आई थी, एक 1966 से 77 के बीच में
ठीक है, और जो दूसरा कार्यकाल था इनका 1980 से 84 के बीच में, और इसी कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या हो जाती है। दोस्तों इन कार्यकाल के दौरान इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य करे हैं आपको वो भी याद रखना है। जैसे जुलाई 1969 में पहली बार भारत में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, यानी कि नेशनलाइज किया गया था, ये इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 1974 में जो भूमिगत नाभिकीय परीक्षण हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट, वो भी इन्हीं के समय में हुआ था, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 में आरआरबी की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। इसके अलावा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। ठीक है, और 12 जुलाई 1982 को दोस्तों जो नाबार्ड है उसकी स्थापना भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। ये सारे काम इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब दोस्तों इसके गठन की बात करते हैं, तो इसका जो गठन हुआ था वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मुख्यालय दोस्तों उसका पेरिस एंड फ्रांस में है। पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों WHO की अगर मैं बात करूं तो इसका जो गठन हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों FAO, ठीक, FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, ये भी आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो इटली रोम में है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड WTO, विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मैड्रिड में है, मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, स्पेन की कैपिटल है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना जो हुई थी वो 11 अप्रैल 1919 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो जिनेवा में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और हम प्रत्येक वर्ष 1 मई को लेबर डे के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पाक स्टेट्स किसे अलग करती है? तो दोस्तों पाक स्टेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, यह एक दूसरे को क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरम है। ठीक है, श्रीलंका हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है, और यहीं पर मैंने आपको बताया था पंबन द्वीप है, और इसी पंबन द्वीप पर एक जगह है जिसका नाम है रामेश्वरम। यहीं पर दोस्तों आपका एडम ब्रिज है, जहां पर एक जगह धनुषकोडी, यहीं से शुरुआत होती है राम सेतु। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।